हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ लिया था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग के बीच डिफरेंसेस क्या थे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा चीज़ लिविंग है कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। ठीक है। ये सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं लिविंग बींग्स के, ये सारे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उनमें से जो पहला कैरेक्टर था उसका नाम है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट किया जाए न्यूट्रिशन से कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को स्टडी करना है। अच्छा, आज क्या पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे उसमें न्यूट्रिशन, सबसे पहले कि न्यूट्रिशन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। सेकंड, उसके टाइप्स की बात करेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस इन दोनों के बीच, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के बीच डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है दोनों के बीच। ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से CO2 कैसे एक प्लांट के अंदर एंटर करता है, प्लांट्स कैसे ऑब्टेन करते हैं CO2 को। फिर स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे, स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटल ओपनिंग क्या होती है, वो कैसे ओपन और कैसे क्लोज होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो एक प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर होती है, उसका साइट क्या है, साइट मतलब वो किस जगह पर होती है। ठीक है, तो ये आज का अपना टारगेट रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। आइए, तो देखो, सबसे पहले न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, आइए लिखा जाए इसको। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच, ये वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से, बाय विच, प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्वायर, एक्वायर करना मतलब प्राप्त करना। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना, जो हम लोग कुछ खाना खाते हैं, मान लो मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं तो हूँ ना, तो मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो ये खाना है मैंने एक्वायर किया, ये मेरे पेट के अंदर नहीं था, ये मैंने बाहर से ले आया है। ठीक है, तो मैंने इसको एक्वायर किया है, राइट। तो मैंने खाने को एक्वायर किया है, प्राप्त किया है कहीं से। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्वायर फूड, फूड कंटेनिंग, और फूड में क्या होना चाहिए, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए, कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, फूड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, ये न्यूट्रिएंट्स किस चीज़ में हेल्प करेंगी, तो जो ऑर्गेनिज्म इसको खाएगा उसके अंदर ग्रोथ होगा। ठीक है, उसके अंदर डेवलपमेंट होगा, उसके अंदर रिपेयर होगा, बॉडी के सेल्स का रिपेयर होगा, कोई सेल अगर डैमेज हो गया तो वो दोबारा से उसको ठीक कराया जाएगा। इसके अलावा बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस, जो भी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे जैसे वो इंसान सांस ले रहा है या कोई भी जानवर सांस ले रहा है, ठीक है, एक्सक्रीशन कर रहा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, सभी चीज़ों के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है वो कहाँ से आएंगी, वो आएंगी न्यूट्रिशन से। ठीक है, तो वही लिखेंगे, कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स। क्या लिखा मैंने, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्वायर फूड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स दैट दैट हेल्प इन, दैट हेल्प इन किस चीज में काम आता है, दैट हेल्प इन ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर। ठीक है, एंड अदर एसेंशियल, एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लो, मेंटेनेंस ऑफ, हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ, यहाँ पर आप लिख लो मेंटेनेंस ऑफ। तो ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये होता है न्यूट्रिशन। अच्छा, अब न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिएंट के बारे में आपने पढ़ा, ये न्यूट्रिएंट दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड पॉइंट आप ऐड कर लेंगे कि न्यूट्रिएंट जो होता है ये दो टाइप्स का होता है। तो न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। एक टाइप में लिखने वाला हूँ, एक टाइप में लिखूंगा माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, और एक लिख लेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाउ व्हाट इज मैक्रो एंड व्हाट इज माइक्रो।
तो मैक्रो मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में हो, और माइक्रो मतलब जो थोड़ा सा अमाउंट में हो, ठीक है। तो जो स्मॉल अमाउंट में है उसको मैं कह रहा हूँ माइक्रो, जो ज़्यादा अमाउंट में है उसको मैं कह रहा हूँ मैक्रो, ठीक है। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, दे आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो एग्जाम्पल जैसे कि वाइटामिन्स, जैसे कि मिनरल्स, ठीक है, एट्सेट्रा। ये सब हो गए आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल्स। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि मैक्रो का क्या हो जाएगा, तो मैक्रो का आप बोल सकते हो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सब लार्ज अमाउंट में चाहिए तभी आपकी बॉडी सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपल लिखूंगा, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स, ठीक है, लार्ज अमाउंट्स। और इसके एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो इसको कॉपी कर लो एक बार फटाफट, ठीक है, कर लिया, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में पहला टाइप है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो एक चीज़ और लिख लिया जाए पहले, देखो इसी पेज में आप एक चीज़ और ऐड करो, हम्म, इसी में आप एक चीज़ और ऐड कर लो यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को आप दो भाग में डिवाइड कर लो, यहाँ से दो पार्ट्स बना लो। क्या क्या हो जाएगा, तो एक होगा ऑटोट्रॉफिक, एक हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, एक हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो दो तरह का न्यूट्रिशन हो गया, एक हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हो गया हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब क्या होता है देखो, तो चलो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं, इसको भी आप फटाफट कॉपी कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर एंड देन वी विल स्टार्ट विथ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए तो आइए स्टार्ट किया जाए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से, ठीक है। तो व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखो ऑटो शब्द का मतलब है सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद से। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना, जो अपना न्यूट्रिशन खुद से तैयार कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। जैसे प्लांट्स होता है, प्लांट सनलाइट का यूज़ करके अपना खाना खुद बना लेता है, ठीक है। तो वो उसकी बॉडी के अंदर ही बन जाता है, उसको बस धूप में जाना है, खाना खुद अपने आप बनने लगेगा। अब तुम बोलोगे कि मेरे घर पे तो खाना मेरी मम्मी या पापा जो भी बनाते होंगे, ठीक है, बनाती हैं, तो क्या वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, नहीं वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, वो खाना कहीं और से ला रहे हैं, आटा या चावल, उसके बाद उसको बना रहे हैं, बॉडी के अंदर थोड़ी ना बन रहा है वो, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ बॉडी के अंदर ही बन रही है, अगर खाना मेरे बॉडी के अंदर अपने आप बन रहा है, देन उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि प्लांट की बॉडी में बनता है, और कुछ कुछ बैक्टीरिया, जैसे साइनो बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर भी ऐसा होता है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, दो शब्द लिखते हैं। तो ऑटो वर्ड का मतलब क्या है देखो, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, ट्रॉफिक मतलब हो गया न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पर these organisms these organisms can synthesize, सिंथेसाइज करना मतलब, सिंथेसाइज करना मतलब प्रोड्यूस करना, ठीक है। सिंथेसाइज लिखो या ब्रैकेट में लिख लो प्रोड्यूस, कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, देयर ओन फूड, ठीक है। अब कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो हो सकता है कि लाइट को यूज़ करके अपना खाना बना ले, या केमिकल्स को यूज़ करके अपना खाना बना सकता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार का हो सकता है, एक फोटोट्रॉपिक होता है और एक कीमो ऑटोट्रॉपिक भी होता है, ठीक है। तो उतना डिटेल्स आपको अभी नहीं पढ़ना है वैसे तो, बट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, एक आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये अपना खाना खुद बना रहा है, एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आप लिख लो प्लांट,
प्लांट्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, अच्छा साइनोबैक्टीरिया को ही कहीं कहीं पर ब्लू ग्रीन एल्गी भी लिखा होता है, जान के रखो, ठीक है। ऐसे लिखते हैं उसको, हालांकि वो बैक्टीरिया ही है, ठीक है। ये हो गया आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। अब इतना इसके ऊपर आपको नहीं पढ़ना वैसे, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, थोड़ा सा जान के रखो, हल्का सा ऊपर मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है जो लाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। तो लाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाता है, दैट इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अपना खाना लाइट की हेल्प से बनाना, लाइट को हम लोग एक वर्ड से इंडिकेट करते हैं, फोटो, फोटो मतलब लाइट, ठीक है। तो दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, प्रोड्यूस देयर ओन फूड ओन फूड बाय यूजिंग लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। उतना डिटेल में जाएंगे, बाय यूजिंग लाइट लिख लेंगे। इसका एग्जांपल आपके सामने फोटोसिंथेसिस जो होता है प्रोसेस, जहाँ पर प्लांट्स अपना खाना खुद ही बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं बोलूँ कि केमिकल्स की हेल्प से अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए, तो आप उसको नाम दोगे कीमो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। और कीमो ऑटोट्रॉफिक में आप यहाँ लिख सकते हो कि दे ऑल्सो प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है, दे प्रोड्यूस their own food by using chemicals, ठीक है। केमिकल्स का ऑक्सीडेशन वगैरह होता है बहुत कुछ, अभी उतना आपको नहीं पढ़ना, इतना बहुत ज़्यादा है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ठीक है, जो अपना खाना इस तरह से बनाते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक्स, ठीक। तो इतना लिख के ख़त्म करिए पहले फटाफट। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, ठीक है, हो गया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो अभी आपने देखा कि ऑटोट्रॉपिक में अपना खाना खुद बनाया जा रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ, तो हेटरो मतलब क्या हुआ? तो हेटरो मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो हेटरो का मतलब हो गया यहाँ पर डिफरेंट, तो किसी और किसी डिफरेंट चीज पे ये डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए। ये अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा, इसको किसी और की जरूरत है, ठीक है। तो ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, लेकिन यहाँ पर कि दीज ऑर्गेनिजम्स दीज ऑर्गेनिजम्स these organisms cannot produce cannot prepare या produce या synthesize their own food, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसलिए ये किसी और पे डिपेंडेंट होता है। तो ये किस पे डिपेंडेंट होता है? तो ये डिपेंडेंट होता है ऑटोट्रॉफ पर। जैसे मान लो अगर मैं अपना खाना नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैं किसी प्लांट को जाके खाऊंगा, वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं प्लांट ही खाता हूँ। बट अगर मान लो कोई मेरा फ्रेंड है, मान लो वो नॉन वेज भी खाता है वेज भी खाता है, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन है वो, तो मान लो जा करके मछली खा लिया, ठीक है, या फिर चिकन खा लिया, कुछ भी खा लिया, कोई एनिमल्स को खा लिया, ठीक है। तो अगर वो किसी एनिमल को खा रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है नहीं मैं प्लांट नहीं खाता, तो क्या वो बिना प्लांट के जिंदा रह सकता है? सोचो, क्या वो बिना प्लांट के जिंदा रह सकता है? वो सिर्फ एनिमल खा रहा है। तो आंसर है कि नहीं, अगर वो सिर्फ एनिमल भी खा रहा है, ठीक है, फिर भी वो प्लांट पर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। आप पूछोगे कैसे? मैं बताता हूँ कैसे, आओ देखो। तो दीज ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो पहले इसको लिख लिया जाए। सो दे आर दे आर डिपेंडेंट ऑन डिपेंडेंट ऑन other other living organisms for their food या for their nutrition, ठीक है, for their nutrition, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल में लेता हूँ जिससे सारी बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। जैसे देखिए, एग्जांपल के तौर पर मान लो कि ये है सन, ठीक है, ये है मिस्टर गोल्डन सन, ठीक है, ये है सन, सूर्य है, ये सूर्य का प्रकाश, सन की जो लाइट है, सनलाइट, वो इस तरह से धरती पर आ रही है, और यहाँ पर ग्रास है, ग्रास, घास, घास पर इस तरह से ये गिर रही है,
ठीक है, दिस इज ग्रास। ठीक, अब इस ग्रास को खाने के लिए ग्रास के पास, मतलब ग्रास के ऊपर एक कीड़ा रहता है, ग्रास के सरफेस पर आपको एक कीड़ा मिल जाएगा, वो भी ग्रीन कलर का ही होता है। मैं थोड़ा सा उसको अलग बना रहा हूँ। मान लो यहाँ पे एक कीड़ा है, ठीक है, ये जो कीड़ा है, दिस कॉल्ड ग्रास हॉपर। ठीक है, दिस कीड़ा इज कॉल्ड ग्रास हॉपर। और ये जो कीड़ा है ग्रास हॉपर, ये ग्रास के ऊपर फीड करता है। ठीक है, मान लो ये कीड़ा है इस तरह से, ये ग्रास हॉपर है, ये कीड़ा इस ग्रास को खाता है। ठीक है, तो ये कीड़ा ग्रास खा रहा, मतलब ये वेजिटेरियन है, सोचो, है ना। अब इस कीड़े को खा लेता है फ्रॉग। ठीक है, तो इसको खा रहा है यहाँ पर मान लो एक फ्रॉग। मैं फ्रॉग नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉग में नहीं बना रहा। तो ग्रास को खा रहा है ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को खा ले रहा है फ्रॉग। ठीक है, अब फ्रॉग को कोई खा लेगा चाइनीज, मान लो ऐसा। ठीक है, तुम भी खा सकते हो, तुम्हारी इच्छा है तो खा सकते हो, कोई नहीं मना करेगा। ठीक है, तो मान लो ग्रास को खाया ग्रास हॉपर, और फ्रॉग बोल रहा है कि नहीं भैया, हम ग्रास नहीं खाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ग्रास हॉपर को खाते हैं, मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन, ऐसे ये बोल रहा है। ठीक है, ये ग्रास को नहीं खाता, तो क्या ये ग्रास पे डिपेंडेंट नहीं है? आप ऐसे इमेजिन करो कि अगर ग्रास हॉपर ग्रास नहीं पाएगा खाने के लिए, मान लो दुनिया में सारी ग्रास खत्म हो जाए, तो ग्रास हॉपर खाएगा क्या? ग्रास हॉपर कुछ खा नहीं पाएगा तो मर जाएगा। और जब ग्रास हॉपर धीरे धीरे करके मरने लगेंगे, तो उसको खाने वाला फ्रॉग को भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा, और फ्रॉग भी मर जाएगा। कि फ्रॉग डिपेंडेंट है ग्रास हॉपर पे, और ग्रास हॉपर डिपेंडेंट है ग्रास पे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंडेंट है। ग्रास क्या प्लांट है ना, तो अगर प्लांट नहीं होंगे तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि घूम फिर कर हम सभी प्लांट पर ही डिपेंडेंट है। चाहे आप डायरेक्टली प्लांट को खाइए जैसे ग्रास हॉपर खा रहा है, चाहे इनडायरेक्टली खाइए जैसे फ्रॉग खा रहा है। ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको ग्रास या फिर घास तो नहीं बोलेंगे, आप प्लांट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो। बात समझ में आई? ठीक है, तो यही है बात। तो इसीलिए ये देखो, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ थोड़ा और इसको समझाया जाए, जैसे ये क्या हो गया, फ्रॉग जो हो गया, ये हो गया हेटेरोट्रॉपिक, हो गया ना। बताओ, ग्रास हॉपर क्या है? क्या ग्रास हॉपर अपना खाना खुद बना रहा है? तो घास को खा रहा है ना, किसी और को खा रहा है। तो ग्रास हॉपर भी क्या हुआ, ग्रास हॉपर भी हो गया हेटेरोट्रॉपिक, वेजिटेरियन है, बट अपना खाना खुद नहीं बना रहा। अच्छा, ग्रास अपना खाना खुद बना सकता है, सनलाइट यूज करके फोटोसिंथेसिस कर सकता है। दैट्स वाई ग्रास जो होता है दैट इज ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, जो ग्रास है इट इज ऑटोट्रॉफिक। ग्रास भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, समझे, प्लांट है, लिविंग तो वो भी है। ठीक, तो ग्रास क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्रास हॉपर को ये भी बोल सकता हूँ कि इसको मैं हर्बीवोर भी बोल सकता हूँ। अभी उतना अपने को काम नहीं है, अपने को बस कंसंट्रेट करना है हेटेरोट्रॉपिक क्या है, ऑटोट्रॉपिक क्या है। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसको देख लीजिए फटाफट, कॉपी कर लीजिए। कर लिए? चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए अब एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बीच डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर वन ऑटोट्रॉपिक के अंदर, एक मिनट मैं थोड़ा पेन ले लूँ। चलिए आइए, देखिए, तो फर्स्ट नंबर वन, ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज। सिंथेसाइज करना मतलब अपना खाना खुद बनाना। सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर। वाटर और CO2 का इस्तेमाल करके ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं। जब भी आप अगले क्लास में, जब फोटोसिंथेसिस में स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो यहाँ देखो ना CO2 और वाटर का कैसे इस्तेमाल करके फूड बनाया जाता है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा इसकी बात करें तो ये तो अपना खाना खुद बना नहीं रहा। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, दे ऑब्टेन इट, ये उसको प्राप्त करता है कहाँ से, डायरेक्टली। डायरेक्टली मान लो ग्रास हॉपर डायरेक्टली ग्रास खा लिया, ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली जैसे कि फ्रॉग की बात हो रही थी, है ना। तो इनडायरेक्टली का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्रॉग, राइट। और ये डायरेक्टली कौन खा रहा था, ग्रास हॉपर। और खुद खाना कौन बना रहा था, यहाँ पे खुद खाना कौन बना रहा था, ये ऑर्गेनिज्म का क्या नाम हो जाएगा, ग्रास। समझ गए बात? तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड पढ़ो, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। अब देखो ये अपना खाना क्यों बना पा रहा है, क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट है, एक कलर है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है,
इसकी हेल्प से ये अपना खाना बना सकता है। ऐसा कोई क्लोरोफिल इस बेचारे के पास नहीं है, दैट्स वाई ये अपना खाना नहीं बना पाता। यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड या फिर एब्सेंट बोल सकते हो, इसके पास है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑर्गेनिजम्स मोस्टली स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अच्छा, एक चीज आप याद रखेंगे कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसे प्लांट्स कर रहे हैं, प्लांट्स के अंदर जो फूड रिजर्व होता है, मान लो प्लांट के अंदर बहुत सारा फूड बन गया है, अब बहुत सारा फूड बन गया है तो थोड़ा बहुत फूड उसकी अभी काम में आएगा और कुछ फूड उसकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। स्टोर को बोलते हैं रिजर्व करना, स्टोर करके रख लेंगे फ्यूचर के लिए। जैसे बैंक में हम लोग बहुत सारा पैसा अगर जमा करते हैं तो बैंक में इकट्ठा करके रख देते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो एटीएम से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब एक्स्ट्रा अपने पास फूड होता है तो ऑर्गेनिज्म भी क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है रिजर्व के रूप में। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म मोस्टली स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये स्टोर की बात हो रही है, क्या है, रिजर्व की बात हो रही है। इसको रिजर्व करके रखेंगे, बचा के रखेंगे, सेव करके रखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें जो स्टोरेज होता है, इसमें भी स्टोरेज होता है, एनिमल्स में भी, मतलब हेटरोट्रॉपिक में भी होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में मेनली होता है। तो ये आप नाम याद कर लेना, इसमें स्टार्च स्टोर्ड होता है और इसमें ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ओके, नंबर 4, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। जैसे साइनोबैक्टीरिया का मैंने आपको नाम बताया था। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल जितने भी एनिमल्स हैं, मैंने अभी आपको 2 एनिमल बताया, एक बताया फ्रॉग, एक बताया ग्रास हॉपर। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं सब के सब क्या है, हेटरोट्रॉपिक है। इसके अलावा फंगस जो होते हैं, फंजाई या फंगस, वो भी हेटरोट्रॉपिक है। ओके, इसको भी फटाफट कॉपी करिए। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, इसका नाम है हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो प्लांट्स को CO2 मिलता कहाँ से। अभी आपने पीछे क्या पढ़ा, आपने पीछे पढ़ा कि प्लांट जब CO2 और वाटर को यूज करता है, उसको यूज करने के बाद ही प्लांट अपना न्यूट्रिशन कर पाता है ना। तो प्लांट के पास ये CO2 आता कहाँ से है, वही मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या, देखो, प्लांट्स ऑब्टेन CO2। चलिए स्टार्ट किया जाए इसको। तो प्लांट्स ऑब्टेन CO2 विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा अभी। स्टोमेटा एक ओपनिंग होता है, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा है कि व्हाट आर स्टोमेटा। देखो, स्टोमेटा आर स्मॉल साइज्ड पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस लेयर, या एपिडर्मल लेयर भी बोल सकते हो। व्हाट इज एपिडर्मल लेयर, आउटर लेयर ऑफ लीव्स। ठीक है, तो अगर आप लीव्स को देखोगे तो लीव्स का जो आउटर सबसे बाहर का लेयर होता है, उसके लेयर में कुछ छेद होते हैं, उन्हीं छेद को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये लीफ है, मान लो ये लीफ बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये लीफ है। ओके, ये जो लीफ हमने बनाई, इस लीफ के, इस लीफ को अगर आप थोड़ा सा एक छोटा सा सेक्शन कट करोगे, मतलब थोड़ा सा पार्ट अगर ब्लेड से कट करके माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। मान लो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कट किया और कट करके मैं इसको जूम करके, जूम्ड अंडर माइक्रोस्कोप, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा नजर आता है। कैसा, कुछ ऐसा। कुछ सेल्स बना रहा हूँ मेरे को। ठीक है, मैं सिंपल वाला फॉर्म बना रहा हूँ, एग्जैक्टली थोड़ा सा अलग दिखता है बट स्टिल ऐसा बना रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल सिंपल लगे, ताकि आपके दिमाग में चला जाए ये चीज़। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सेल्स होता है। तो थोड़ा सा और अच्छा से बनाते हैं, रुको। ठीक है, तो कुछ ऐसे यहाँ पर मैंने सेल्स बना दिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे इसको कलर चेंज कर लिया जाए थोड़ा, तो ये जो इस तरह का शेप में, ये येलो कलर में बनाया मैंने, अलग कलर कर दिया ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। ठीक है, ये जो शेप आपको दिख रहा है,
ये बीन शेप स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। एंड ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, दीज सेल्स आर कॉल्ड एपिडर्मल सेल्स, इनका नाम है एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स के बीच बीच में यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के बीच बीच में गैप होता है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, ये गैप, ये देखो ये गैप, ये जो गैप है इसको आप नाम दोगे स्टोमेटा, इसी को बोलते हैं स्टोमेटा या फिर स्टोमेटल पोर, ठीक है। और इसी के थ्रू क्या होता है, गैस का एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि वाटर स्टोमेटा, अगर आप देखोगे यहाँ लिखा है स्टोमेटा स्मॉल साइज्ड पोर्स, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो स्टोमेटल पोर्स, एक ही बात है। स्टोमेटल पोर्स, स्मॉल साइज्ड पोर्स होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर किससे बनता है? एपिडर्मल सेल से बनता है, ठीक है। मतलब ये पूरा जो लेयर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो ये पूरा जो लेयर होगा इसको आप क्या नाम दोगे? इसको आप बोलोगे एपिडर्मिस लेयर, ठीक है, ठीक है। एक बार इसको यहाँ तक बना लो, फिर फंक्शन ऑफ स्टोमेटा पे चलेंगे, फटाफट करिए इसको, हो गया। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ स्टोमेटा पर। देखो, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा में दो मेन फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन आप याद कर लोगे कि इसका पहला फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ये जो पोर है ना, इसके थ्रू कुछ गैस अंदर आएगा और कुछ गैस बाहर जाएगा, ठीक है। लीव्स के अंदर कुछ गैस अंदर जाएगा और लीव्स से सरफेस से कुछ गैस बाहर जाएगा, ठीक है। लीव्स के अंदर कुछ जाएगा, कुछ बाहर जाएगा। क्या अंदर जाएगा, क्या बाहर जाएगा? तो ऑक्सीजन जनरली अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख लोगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन से गैसेस? O2 एंड CO2। बिटवीन किसके किसके बीच एक्सचेंज कराएंगे आप? तो ये एक्सचेंज होगा बिटवीन लीव्स एंड द सराउंडिंग्स। लीव्स एंड द सराउंडिंग मतलब आसपास का एटमॉस्फेयर, ठीक है। बिटवीन लीव्स एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, सही है। सेकंड पॉइंट में चलो, एक और फंक्शन इसका याद करना है आपको। एक और फंक्शन है ट्रांसपायरेशन। नॉट व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है कि जब प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना, ठीक है, तो वो डिटेल्स तो भी आपको नहीं पढ़ना कि रूट प्रेशर क्या होता है, तो मैं शॉर्ट बोल दे रहा हूँ आपको। क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो रूट्स की हेल्प से वाटर को खींचता है, ठीक है। एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है वहाँ पर। तो ये क्यों खींच पा रहा है? क्योंकि लीव्स जो होते हैं, लीव्स ये लगातार यहाँ से वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में छोड़ते रहते हैं, ठीक है। तो लीव्स लगातार वाटर को छोड़ते रहते हैं। तो जब लीव्स वाटर रिलीज कर रहे होते हैं, किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में, यानी वाटर वेपर के फॉर्म में। ये नहीं कि लीव्स के सरफेस से पानी निकल निकल के पाइप की तरफ फेंक आ रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो लीव्स के सरफेस से पानी स्पीड के साथ नहीं निकलता, वाटर वेपर यानी गैसियस फॉर्म में निकलता है, ठीक है। और ये लीव्स के जो सरफेस से निकलने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। तो लीव्स के सरफेस से वाटर रिलीज होता है, जिसकी वजह से एक पुल क्रिएट होता है। पुल मतलब खिंचाव, ठीक है। और उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। वैसे वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है मैं बस सिंपल एक लाइन में लिख रहा हूँ। मैंने बता दिया ऐसे ही, ये आपको 11th में पढ़ने पर मिलेगा आपको, तो मैं हल्का सा आपको टच दे दिया, 11th में ऐसा ऐसा पढ़ने मिल सकता है, ठीक है। अभी बस शॉर्ट में आप लिखो कि स्टोमेटा हेल्प्स इन स्टोमेटा हेल्प्स इन ट्रांसपायरेशन। एंड व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? ये रहा ट्रांसपायरेशन, वाटर वेपर का बाहर निकलना, ठीक है। ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन ब्रैकेट में लिख लोगे रिलीज ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, फ्रॉम लीव्स। लीव्स से ये निकलकर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर चला जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये दो काम करवाता है स्टोमेटा, इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। चलिए कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट एक बार स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को यहाँ से भी देख लो, मैंने समझा दिया लगभग सब कुछ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आइए फटाफट पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जैसे ये रहा लीफ, लीफ का एक थिन सेक्शन कट करके देखा गया, और इस पार्ट को जब कट करके देखा गया यहाँ से, तो क्या दिखता है
कि सबसे बाहर का जो लेयर है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ना एपिडर्मिस के दो लेयर्स होते हैं, जैसे सैंडविच इमेजिन करो, ऊपर का एक ब्रेड, नीचे एक ब्रेड, और इन दो ब्रेड के बीच में आलू भरा हुआ है या जो भी भरा हुआ है, ठीक है, सब्जी भरी, कुछ भी भरा हुआ है, तो ऊपर में एक ब्रेड है, नीचे एक ब्रेड है। वैसे ही एपिडर्मिस दो लेयर में, ऊपर का एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, एंड नीचे का एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये रहा ऊपर एंड नीचे के एपिडर्मिस। ठीक है, ये जो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस आपके पास यहाँ नजर आ रहे हैं, इनको अगर आप देखोगे, देखो सबसे पहले, अच्छा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे फ्लोएम के बारे में बोला है, जाइलम के बारे में बोला है। तो फ्लोएम और जाइलम क्या करते हैं, हम लोग ट्रांस फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा पढ़े थे, आगे और भी पढ़ेंगे, अभी उसका काम नहीं है, अभी आप यहाँ पे दिमाग लगाओ। ठीक है, अच्छा जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलाकर क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल। ठीक है, जाइलम प्लस फ्लोएम इज वैस्कुलर बंडल। इधर देखिए, तो ये अपर एपिडर्मिस है, और इसके ऊपर एक कवरिंग है, ये वाली कवरिंग, जो कवरिंग आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड वैक्सी क्यूटिकल। ठीक है, ये क्या करती है, प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी ना निकल जाए इसको रोकता है बाई ट्रांसपायरेशन। तो एक प्रकार से ट्रांसपायरेशन हमें हमें करना है ट्रांसपायरेशन, बट ज़्यादा ट्रांसपायरेशन नहीं करना है। ज़्यादा ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए यहाँ पर वैक्सी क्यूटिकल पाया जाता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है। चलो आगे देखो, यहाँ पे कुछ सेल्स हैं। ठीक है, जो सेल्स हैं इनके अंदर कुछ देखो, यहाँ पर गोले गोले बने हुए हैं इस तरह से, तो इनको क्या बोलते हो, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, दे कंटेन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, और यही क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगले क्लास में आप देखोगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, यहाँ पे कुछ खाली स्पेस है, देखो ये जो खाली स्पेस है, यहाँ हवा भरी रहती है कुछ समय तक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये एयर स्पेस के लिए, ये एयर स्पेसेस है, यहाँ पे कुछ समय तक हवा भरी रहती है। ओके, अगेन देन इसके बाद यहाँ पर कुछ गार्ड सेल्स, जो मैंने आपको बना के दिखाया था ना, गार्ड सेल्स, ये रहे गार्ड सेल्स। ठीक है, और ये जो ओपनिंग दिख रही है, दिस दिस ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर या ओपनिंग। ठीक है, और ये लोअर एपिडर्मिस है। ठीक, फटाफट देख लो इसको भी, सही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अब ये स्टोमेटा कैसे खुलता है और बंद होता है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो स्टोमेटा, ये देखो बीच की जो ओपनिंग है ये वाली, दिस इज स्टोमेटा, राइट, स्टोमेटल पोर, ये रहा स्टोमेटल पोर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि मैं अगर ऐसे बना रहा हूँ, देखो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं देख रहा हूँ आपको, तो यहाँ से ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर बना है, ये मेरा हाथ, ये दूसरा हाथ, राइट। तो ये दो स्ट्रक्चर्स जो मेरे हाथ से बन रहे हैं, इनको मैं लूँगा गार्ड सेल्स। इनका क्या नाम है, गार्ड सेल्स, ऐसे ऐसे। और जो बीच में गैप बन जा रहा है जहाँ से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, उस गैप को बोलते हैं, इस गैप को बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ओके, तो ये गैप है यहाँ पर, ये क्या है, गार्ड सेल, गार्ड सेल, गार्ड सेल और गार्ड सेल के बीच में गैप है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये ऐसे हो जाते हैं और गैप बंद हो जाता है, देखो गैप बंद हो गया। ठीक है, तो दिन में कभी कभी, मतलब एक बार में कभी आपको ऐसे देखने मिलेगा कि ये गार्ड सेल्स ऐसे फूल गए हैं, और फूलने के बाद ये गैप खुल जाता है। और कभी कभी ये गार्ड सेल्स पिचक जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और गैप बंद हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि ये खुलता है और बंद होता है, खुलता है बंद होता है। ठीक है, तो होता ये है कि जब इन गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाता है, ठीक है, वैसे तो बहुत डिटेल्स में आपको पढ़ना है 11th में, अभी बस जितना आपके सिलेबस में उतना बता रहा हूँ। तो इस गार्ड सेल में पानी भर जाता है, इसमें जब पानी भर जाता है तो इसका शेप फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, एंड ये ऐसे फूल जाता है। फूलने की वजह से बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, एंड ये गैप ही स्टोमेटा कहलाता है। समझे बात, तो ये जो गैप बन रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा या स्टोमा। स्टोमा भी बोलते हैं, सिंगल है तो स्टोमा बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये देखो गार्ड सेल, गार्ड सेल, अभी ये गार्ड सेल में पानी नहीं भरा है, लेकिन जब इसमें पानी भर जाएगा तो ये फूल जाएगा, और फूलेगा ना तो बीच में गैप बन जाता है ऐसे, तब हम बोलते हैं कि स्टोमेटा ओपन हो गया। ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के वक्त क्या होगा, मैं यहाँ एक दो लाइन लिख देता हूँ फटाफट, आइए लिखते हैं फटाफट। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर गार्ड सेल स्वेल, यहाँ स्वेलिंग हो जा रही है, और यहाँ पे गार्ड सेल्स की क्या हो गई है, श्रिंकेज। ठीक है, श्रिंकेज समझते हो, सिकुड़ जाना।
ठीक है, तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ, क्या सिंपल लिखूंगा कि व्हेन व्हेन वाटर एंटर्स इनटू गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल्स। और स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, स्टोमेटा की ओपनिंग, जब ये ऐसे फूल जाएंगे तो स्टोमेटा खुल जाएगा, स्टोमेटल का ओपनिंग या पोर क्या होगा, खुल जाएगा, स्टोमेटल पोर ओपन्स। ठीक है, और जब इसमें से पानी निकल जाएगा तो ये वापस से ऐसे सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ेगा तो ये जो पोर है ये रास्ता बंद हो जाएगा। समझे बात। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि सेकेंड पॉइंट में कि व्हेन वाटर एग्जिट्स आउट ऑफ गार्ड सेल्स, जब पानी बाहर निकल जा रहा है गार्ड सेल से, तो इसकी श्रिंकेज हो जा रही है, श्रिंकेज ऑफ गार्ड सेल्स, और श्रिंकेज की वजह से स्टोमेटल ओपनिंग बंद हो जाती है, स्टोमेटल पोर क्लोजेस, ओपन लिख दिया मैंने गलती से। ठीक है, तो स्टोमेटल पोर क्लोजेस, ठीक है, क्लोजेस। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लीजिए इसको भी, कर लिए। चलिए आगे देखिए। अब देखिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो आपने देख ही लिया, बट इसको एक बार समराइज करता हूँ मैं फटाफट। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे आप बोलोगे लीव्स, लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सेकंड नंबर 2, लीव्स कंटेन स्टोमेटा, स्टोमेटा का सिंगुलर फॉर्म क्या था, अगर हम एक स्टोमेटा की बात कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे स्टोमा। ठीक है, अगर ढेर सारे हैं तो बोलेंगे स्टोमेटा, अगर एक है तो क्या बोलेंगे, स्टोमा। ठीक है, प्लूरल है तो स्टोमेटा। ठीक है, तीसरा नंबर देखो, लीव्स ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की हेल्प से फूड बनता है प्लांट के अंदर, है ना, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। तो क्योंकि लीव्स के पास क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट में ही फूड बन रहा है, प्लांट का फूड, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को कहा गया है किचन ऑफ द सेल। ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट, बाकी तो सारे आपने देख ही लिए थे। ठीक है, और एक बात आप चाहें तो ये कर सकते हैं, इसको मैं बोलूँगा दिस इज कॉल्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा, इसको कर लो क्योंकि यहाँ नाम लिखा है। और ये भी पैरेन्काइमा सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी, क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा है, स्पॉन्ज जैसा है, सॉफ्ट है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए फटाफट, हो गया। चलो नेक्स्ट पेज पर, ओह कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दूं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्रॉपर क्लास नोट्स बनाइए, और उस टॉपिक की एनसीईआरटी की संग संग रीडिंग कर लीजिए। ठीक है, इससे आपका बहुत अच्छा से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय बाय।